गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग बढ़िया हैं फ्रेंड्स। और आप लोग की तैयारी मेरे भाई बहुत अच्छे तरीका से शानदार तरीके से चल रहा होगा। तो जैसा कि आप लोगों को अच्छे तरीका से पता है फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न जो होते हैं, निचोड़ होते हैं, वो चीज़ हम इस क्लास में लेकर आते हैं। ठीक है, ये मेरे साथियों रिकॉर्डेड क्लास होता है। और एक मेरे भाई जो क्लास चलता है ना मेरे साथियों, एक 7 PM में क्लास चलता है जो मेरे भाई लाइव क्लास चलता है। तो आप लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मेरे साथियों आप लोग भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। या मेरे भाई आप इस चैनल के नाम को सर्च करिएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार की डाउट होती है, मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस, तो वहाँ पे सब कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है आप लोगों को। ठीक है, कभी भी तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्विज भी स्टार्टिंग चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स मिक्स कंटेंट करते हैं इस क्लास में। निचोड़ प्रश्न होता है और हम लोगों का ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना, 22 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट हो जाएगा मिक्स कंटेंट का। और क्लास जो है हम लोगों का 119वां नंबर क्लास है फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है ये। सारे एग्जाम के ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्नों को क्रिएट करते हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। और मेरे भाई आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों के पास जो भी ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग ही है ना इस फैमिली को बड़ा करने में मदद कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला और शानदार और मजेदार प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला प्रश्न दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही बात है, जिसके फलस्वरूप अरे भैया यहाँ पे सही हम लोगों को ऑप्शन को चुनना होगा। क्या देश के उत्तरी आय भागों में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है? नहीं भाई, समशीतोष्ण जलवायु जो होती है नहीं पाई जाती है, ये गलत बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे देश के दक्षिणी भागों में, यहाँ पे हो जाएगा देश के दक्षिणी आधे भागों में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है ना। तो ये मेरे भाई यहाँ पे सही आंसर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा की बात किया है, कर्क रेखा तो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है ना। तो देश के आधे भागों में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ये जो ऑप्शन हो रहा है ना मेरे भाई, ये सही जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन को सही कर लेंगे। देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रश्न है, और ये साथियों एनसीईआरटी का प्रश्न है। ओके, इसके आगे बात करेंगे जो यहाँ पे इंग्लिश वाले जो भाई हैं कि दी ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर पास थॉट द मिडिल पार्ट ऑफ द इंडिया एज ए रिजल्ट। तो आप लोग मेरे साथियों बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ठीक है, बी इज सही आंसर जाएगा। इसके आगे बात करेंगे सेकंड प्रश्न का कि शिवालिका का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है कि शिवालिका का विस्तार जो है ये कहां से कहां तक है। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स डी ऑप्शन की अगर बात करेंगे ना, पोतावर बेसिन और तीस्ता के मध्य, ये मेरे भाई सही जाएगा। आप लोग डी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, शिवालिका का विस्तार कहां से कहां तक है भाई, तो पोतावर बेसिन और तीस्ता के जो मध्य है ना, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं दी शिवालिका रेंज एक्सटेंड बिटवीन, तो यहाँ पे पोतावर बेसिन और यहाँ पे मेरे भाई तीस्ता का मध्य आप लोग सही कर लीजिएगा। राइट, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए तीसरा प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न है कि कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, तो जो साथियों खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति है। ठीक है, ये यहाँ पे जो सही आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पे मेरे साथियों सही जा रहा है कि कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। मतलब इसका डिफिनेशन के बारे में यहाँ पे कर रहा है, डिफाइन के बारे में कर रहा है। तो जो खाद्य मुद्रास्फीति और जो ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे साथियों तीसरा जो यहाँ पे आप लोग भी डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। चौथा प्रश्न है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया प्रश्न है भाई, और इसी टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बाबा अल मनदेव को आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सी ऑप्शन देख रहे हैं ना भाई सही जाएगा। हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाबा अल मनदेव जोड़ती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही जाएगा। ओके भाई, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे आप लोग भी बाबा यहाँ पे अल मलदेव को सही कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा। राइट, आगे बात करेंगे यहाँ पे जो 5 प्रश्न है भाई कि रंग राजन समिति का संबंध किससे हो जाएगा। रंग राजन समिति का संबंध किससे है, तो भुगतान संतुलन से हो जाएगा। किससे होगा फ्रेंड से, भुगतान संतुलन से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं दी रंगराजन समिति कमिटी इज रिलेटेड टू, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप लोग सही कर लीजिएगा।
जो कि सी ऑप्शन में साथियों दिया गया है। ओके भाई, और मेरे साथियों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों के पास जो भी ग्रुप्स होंगे ना, आप लोग उस ग्रुप में इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर भी कर दीजिएगा। राइट, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा 6 प्रश्न कितना बढ़िया शानदार सा प्रश्न है भाई कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन जो होता है फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा किया जाता है भाई, तो याद रख लीजिएगा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, प्रति व्यक्ति आय पर उसकी जो वास्तविक जीवन होती है ना, जो रियल लाइफ होती है फ्रेंड्स, उसका आकलन किया जाता है प्रति व्यक्ति आय पर। राइट, तो सी ऑप्शन सही चला जाएगा। द रियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए पर्सन इज एसेट बाई, तो पर यहाँ पे जो कैपिटा इनकम दिया गया ना, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 7 प्रश्न है भाई कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी जो इकोनॉमिक्स होती है ये डिपेंड किस पर करता है भैया, तो इसका अगर बात करेंगे तो जो उसकी कुल बचत होती है, जो टोटल उसका सेविंग होता है, इसी पर निर्भर करता है। ठीक ना, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, तो मेरे भाई उसका जो टोटल सेविंग होता है, कुल बचत होता है, उसी पर निर्भर करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैपिटल इंफॉर्मेशन इन एनी इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन, तो टोटल सेविंग को सही करिएगा, ऑप्शन ए सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भी अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इस सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा, SEBI के द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग भी साथियों सेबी को सही कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही चला जाएगा। 9th प्रश्न की बात करेंगे कि भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर जो है कब लागू किया गया था। तो मूल्य संवर्धित कर जो है, जो टैक्स है भाई, ये लागू किया गया था 2005 में किया गया था। कब किया गया था, तो मेरे भाई 2005 में लागू किया गया था, जिसको वैट बोला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन बाय द वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट बोला जाता है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो 205 को आप लोग सॉरी 2005 को सही करिएगा, 2005 यानी 2005। ठीक ना, अब देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है भाई कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना है मेरे भाई, बहुत बढ़िया शानदार सा प्रश्न है भाई कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे हो जाएगा, तो ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा। ठीक ना, याद रख लीजिएगा ग्रीन मफलर का संबंध किससे हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा, नॉइज पोल्यूशन से हो जाएगा। ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू तो नॉइज पोल्यूशन। ठीक ना, सी ऑप्शन सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न 11 पर भाई कि महासागर में ज्वार भाटा उत्पत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा रीजन हो सकता है, कौन सा कारण आ सकता है कि जो भैया महासागर होते हैं इसमें ज्वार भाटा आता है। तो जो सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना फ्रेंड्स, इसी के वजह से मेरे भाई महासागर में ज्वार भाटा आते हैं। तो सी ऑप्शन सही जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ टाइड्स इन द ओशन, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑफ सन एंड मून के बीच, इसी के वजह से ज्वार भाटा आता है। आगे बात करेंगे प्रश्न 12 है भाई। 12 प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे प्रश्न देखिएगा भाई, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उखान नहीं है, यहाँ पे फ्रेंड्स उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा भैया, गिर उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं विच नेशनल पार्क इज फेमस टू एशियाई लायंस, तो गिर नेशनल पार्क को आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि 13 प्रश्न है कि भारत में नई वन नीति कब लागू कर दिया गया था। ठीक है, मतलब कब लागू किया गया था नई वन नीति को, तो 1988 में लागू किया गया था। कब किया गया था, 1988 में लागू किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन वाज द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, तो 1988 को सही कर लीजिएगा। राइट, जो भारत में नई वन नीति है ना 1988 याद रख लीजिएगा, कभी भूलना नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा जो चीज करा रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न 14 है कि निम्नलिखित में से ग्रेट टेक्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ग्रेट लेक्स की बात किया गया है। ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील या झीलें सम्मिलित नहीं है, क्या पूछा गया, सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, नहीं पूछा गया है। सुपीरियर तो है, मिशिगन है, ईरी भी है, ग्रेट बैरियर जो है ना भाई ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ग्रेट लेक्स के अंतर्गत ग्रेट बैरियर नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन सही चला जाएगा। उसी तरह विच ऑफ द फ्लाइंग लेक्स इज नॉट इंक्लूड द ग्रेट लेक्स, तो आप लोग यहाँ पे ग्रेट बैरियर को सही करिएगा। ठीक ना, आगे बात करेंगे भाई, देख लीजिएगा 15 प्रश्न है।
15 प्रश्न है भाई कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, तो याद रख लीजिएगा साधारण जो बहुमत होता है ना उसी की वजह से जो है प्रेस से जो है पेश किया जाता है, जो सिंपल मेजोरिटी होता है इसी की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सही कर लीजिएगा। व्हाट मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टू अप्रूव द पॉसिबिलेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, तो सिंपल मेजोरिटी को सही कर लीजिएगा। ठीक ना। इसके आगे बात करेंगे 16 प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जो कथन से दिए गए सही दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की बात किया गया, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है भाई। सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पे करे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही चला जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट्स का कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे सही कह रहा है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे, नहीं भाई, लेमेस्टर जो थे इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश नहीं थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स केवल पहला ऑप्शन जो जा रहा है सही जा रहा है। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि रिगार्डिंग दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो मेरे साथियों आप लोग ओनली ए को सही कर लीजिएगा ना। ऑप्शन सही जाएगा कि द सुप्रीम कोर्ट वाज द एस्टेब्लिश्ड इन ए कलकत्ता अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 17 प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़कर भैया 62 वर्ष कर दिया गया। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, तो ध्यान में रख लीजिएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर पहला सही जाएगा 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा, सत्य दिखाना है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, तो यह भारत की देन है संसदीय प्रणाली, जो भैया बहुत बढ़िया बात यहाँ पे कर रहा है, तो ऑप्शन ये सही जाएगा। इसके बाद बात करेंगे यह 1992 में इसको जारी किया गया था शून्यकाल को, बिल्कुल सही बात करें। यह जो है अनौपचारिक साधन है भाई, जिसमें यह संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, बिल्कुल सही बात करें। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग डी ऑप्शन की बात करेंगे ना, इनमें से सभी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स रिगार्डिंग जीरो आवर्स इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडियर्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आप लोग डी ऑप्शन को मेरे भाई सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 19 प्रश्न है। यहाँ पे फ्रेंड्स 19 प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्ति करता है। बहुत बढ़िया सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। तो भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, राष्ट्रपति जी होते हैं, वही जो होते हैं प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पे हु अपॉइंट्स इन प्रोटेम स्पीकर, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं भारत के, वही नियुक्त करते हैं। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे प्रश्न 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, मतलब यहाँ पे गलत आप लोगों को स्टेटमेंट्स को चुनना होगा। तो अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे राष्ट्रपति का मासिक वेतन 50 लाख रुपए होता है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति जो होते हैं देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही बात कर रहा है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं, गलत बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है ना फ्रेंड्स, ये गलत जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे भी डी ऑप्शन को फ्रेंड्स से सही कर लीजिएगा, ये ऑप्शन जो है सही जाएगा। इससे प्रश्न के अनुसार कि अंडर आर्टिकल 76 द प्रेसिडेंट कैन पार्डोन एनी कन्विक्ट पर्सन। ठीक है, डी ऑप्शन सही जाएगा। अगर यहाँ पे 21 की प्रश्न की बात करेंगे कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन उल्लेखित किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ना भाई, इसी के अंतर्गत जो है इनकी शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ए ऑप्शन को सही कर लीजिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 22 प्रश्न है कि जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था। तो जूनागढ़ जो रियासत है ना भाई, यह जनमत संग्रह माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ से जनमत संग्रह, आप लोग याद रख लीजिएगा, इसको इस माध्यम से भारत में मिलाया गया था, जनमत संग्रह के माध्यम से। ठीक ना, तो यहाँ पे मेरे भाई देख सकते हैं आप लोग भी सॉरी ए ऑप्शन को सही कर लीजिएगा ना, ए ऑप्शन यहाँ पर भी आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 23 प्रश्न है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों को पता है 8वीं अनुसूची में किया गया है। 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है भाई, ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक ना, 8वीं शेड्यूल आप लोग को सही कर लीजिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे फ्रेंड्स, 24 प्रश्न है भाई कि वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य क्या होता था। ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है, तो याद रख लीजिएगा मेरे भाई, उग्र होते थे। क्या होते थे? उग्र होते थे। वैदिक काल की बात क्या है ना, आप लोग भी उग्र को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकार कौन थे भाई। तो द्वितीय क्रम की बात किया गया ना, और प्रमुख जैन तीर्थकार की बात किया गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अजीत नाथ का नाम आता है। कि इनका नाम आता है अजीत नाथ का नाम आता है। हु आज दी सेकेंड जैन तीर्थकार? तो अजीत नाथ। कौन था भाई? अजीत नाथ। ठीक है, आगे बात करेंगे, देख लीजिएगा अगला प्रश्न है 26 प्रश्न है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती थी। मतलब वैष्णव धर्म के संबंध में प्रारंभिक जानकारी मिलती थी कहाँ से? उपनिषद से मिलता था। कहाँ से मिलता था भाई? उपनिषद से मिलता था। ठीक है, तो सी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिए भाई, उपनिषद इज राइट आंसर। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 27 प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ये कितना देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। तो छठा शिलालेख याद करिएगा, किसमें दिया गया भाई? तो अशोक के छठा शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो यहाँ पे सिक्थ को आप लोग भी सही कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 28 के मानवीय जनसंख्या के यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, ध्यान में आप लोगों को रखते हुए कि मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर होना चाहिए ना। श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, तो याद रख लीजिएगा वनरोपण। क्या माना गया है सबसे बढ़िया भैया? सर्वाधिक जो इंपॉर्टेंस माना गया है, तो आप लोग वन रोपण को सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही चला जाएगा। 29 प्रश्न है कि विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रजाक किस देश के निवासी था। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो अब्दुल रजाक जो था ये फारस का था। कहाँ का था? फारस का था। ठीक है, फॉरेन था भाई, विदेशी था। तो आप लोग फारस को सही करिएगा। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे 30 प्रश्न है कि अकबर ने हरमदल ने से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर दिया था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है भाई, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, अकबर ने हरमदल से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था भैया? तो याद रख लीजिएगा 1562 में। कब? 1562 में इसको अलग कर लिया था। ठीक है, अकबर। राइट है, आगे बात करेंगे भाई, देख लीजिएगा अगला प्रश्न है 31 प्रश्न है भाई कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है ये भी। तो याद रख लीजिएगा एला सापल की संधि। क्या होगा मेरे साथियों? एला सापल की संधि आप लोग सही कर लीजिएगा। ये जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध के संधि के साथ समाप्त हो गया था। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे भाई आप लोग भी ए ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 32 प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो है निम्नलिखित में से किसके समय में लक्ष्य किया गया था। बहुत प्यारा सा लड़ा गया था ना, यहाँ पे लड़ा गया था, किसके समय में लड़ा गया था, ये जो है यहाँ पे बातें कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रख लीजिएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो लॉर्ड एम हर्स्ट हो जाएगा ना। प्रथम आंग्ल जो युद्ध हुआ था बर्मा युद्ध, इन्हीं के समय में लड़ा गया था, लॉर्ड एम हर्स्ट। आप लोग याद रख लीजिएगा, ऑप्शन ए को सही करिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 33 प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की विद्रोह की बर्बरता और सभ्यता के बीच के लिए युद्ध कहा था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा टी.आर. होम्स कहे थे। कौन कहे थे मेरे भाई? टी.आर. होम्स कहे थे। टी.आर. होम्स, ठीक ना, कि 1857 ईस्वी की विद्रोह की बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। ठीक, टी.आर. होम्स किए थे। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हु फर्स्ट कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस नेताजी? तो एडोल्फ हिटलर। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 35 प्रश्न है भाई, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया 35 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य पूछा गया है, ट्रू पूछा गया है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो क्या यहाँ पे देखेंगे भारत की जो राजनीतिक होते हैं गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग। ठीक है, क्रिप्स आयोग बिल्कुल सही बात है भैया। जो भारत के राजनीतिक गतिरोध है उसको दूर करने के लिए क्रिप्स आयोग का गठन किया गया था। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार कैबिनेट आयोग करता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के विकास जो होता है सार्जेंट आयोग करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ए भी सही जा रहा है, बी भी सही जा रहा है, सी भी सही जा रहा है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, इनमें सभी जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आप लोग यहाँ पे ऑल को सही कर लीजिएगा। ऑल दी एबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू सही जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे भाई, मिलान करने वाला आप लोगों के सामने प्रश्न आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे पुष्पों का अध्ययन क्या होता है? तो एंथ्रोलॉजी होता है। इसके बाद अगर बात करेंगे फ्रेंड्स
अच्छा भैया, ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा मेरे भाई सभी आप लोग प्रश्न। अब पराली पादपों का अध्ययन की बात करेंगे तो एनोनॉमी के करिएगा। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पॉलीबोटैनिटी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए की अगर मेरे भाई बात करेंगे तो ये सही जाएगा ना, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। पराली जो पादप होते हैं उनको एंग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं, किस नाम से, एंग्रोनॉमी, ठीक है। एनोनॉमी फ्रेंड्स नहीं, वही तो सोचने लगे, एंग्रोनॉमी होता है, क्या होता है भाई, एंग्रोनॉमी होता है, ठीक है। फॉलियो यहाँ पे तो सही है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी, और यहाँ पे कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी सही चला जाएगा। और मेरे इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंथोलॉजी, तो आप लोग यहाँ पे ए बी सी और डी सही जा रहा है, ठीक ना। 37 प्रश्न है भाई कि आर्य हिटेकर द्वारा जीव को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, आर्य हिटेकर द्वारा, तो याद रख लीजिएगा मेरे भाई वर्ग किया गया था 5 वर्गों में, कितने भागों में, 5, यहाँ पे सही करिएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 38 प्रश्न है कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है, शैवाल इस तरह से लिखा था, ठीक है भाई, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो याद रख लीजिएगा उसको क्रिप्टोफाइटस बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसे, क्रिप्टोफाइटस बोला जाता है, ठीक है, जो शैवाल पर पौधे उगते हैं, तो जो एल्गे एल्गे बोला जाता है उसको द ग्रो ऑफ द आइसकल, तो क्रिप्टोफाइटस को सही करिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 39 प्रश्न देखिएगा कि सरसों के बीज के अप मिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस में प्रयोग लाया जाता है, ठीक ना, तो याद रख लीजिएगा अंजी मोरनी के बीज में, किसमें भैया, अंजी मोरनी के बीज में लाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे भाई, 40 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत मस्त झकास प्रश्न है। किलोसिस रोग किसके वजह से होता है भाई, तो विटामिन बी टू की वजह से होता है, किसके वजह से होता है मेरे भाई, तो विटामिन बी टू की वजह से किलोसिस रोग होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं कैजिज ऑफ सिलोकिस किलोसिस रोग, तो विटामिन बी टू आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड, 41 है कि सिनकोना पादप के किस भाग में कुनैन प्राप्त होता है, क्या होता है भैया, कुनैन प्राप्त होता है ना, किस भाग से प्राप्त होता है, छाल से प्राप्त होता है, जो सिनकोना वृक्ष का छाल होता है उसी से प्राप्त होता है कुनैन, ठीक है। आप लोग बाहर को आप लोग सही करिएगा, डी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे भाई, यहाँ पे जो 42 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पादक है हार्मोन छोटी आंत स्रावित होती है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा प्रश्न है भाई कि निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन ना, यहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पाचक हार्मोन की बात की कि पाचक हार्मोन जो है छोटी आंत से स्रावित होता है, बहुत प्यारा सा, छोटी आंत में स्रावित होता है, कौन सा, पाचक हार्मोन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात करेंगे भैया यहाँ पे कोलेसिटोकाइनिन ये भी सही जाता है, सिक्रेटिन और मोलेटिन ये भी सही जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग सही कर लेंगे, ठीक ना। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 43 प्रश्न है कि कांच का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, कांच का जो लाल रंग होता है, ये प्यारा सा प्रश्न है भाई, ये होता है क्यूपस लवण की वजह से, किसकी वजह से, क्यूपस लवण की वजह से, सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 44 प्रश्न पे, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। 44 प्रश्न, यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है वह नाभिकीय ईंधन होता है, यानी ए का यहाँ पे चौथा सही जाएगा। यहाँ पे गलकंड की बात करेंगे, क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे भाई गलकंड की बात करेंगे तो गलकंड जो होता है कैंसर का उपचार होता है, यानी दू का फ्रेंड्स है यहाँ पे क्या जाएगा भैया, पहला जाएगा ना, दू का पहला जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है भैया, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न है। आयोडीन जो होता है कोबाल्ट की वजह से, रेडियम होता है द्वितीय कैंसर की वजह से, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी ऑप्शन जो होगा मेरे भाई सही जा रहा है। और इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी यहाँ पे बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा फॉर एक। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैस के समूह कहा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा समूह जो होते हैं 16 को कहा जाता है, 13 को कहा जाता है ग्रुप है ग्रुप, अरे भैया यहाँ पे ग्रुप है 18 को बोला जाता है ना भाई, यहाँ पे वही तो नहीं, हाँ भाई ग्रुप 18 को बोला जाता है, 16 को नहीं बोला जाता है, ग्रुप 18 को बोला जाता है, नोबेल गैस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में सही लिखा गया, टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है ना, इंग्लिश में सब कुछ सही हो सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स 46 प्रश्न है कि सिल्वियनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क हो सकता है। सिल्वियनाइट की बात क्या है तो याद रख लीजिएगा गोला का, किसका होगा भैया, गोल्ड का, गोल्ड का नहीं, गोल्ड का होगा, गोला कहाँ से होगा, गोला का कभी अयस्क होता है भाई नहीं। सिल्वियनाइट जो होता है किस धातु का अयस्क है, गोल्ड यानी सोना का अयस्क है, ठीक है सिल्वियनाइट। आप लोग गोल्ड को सही करिएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे भाई, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी स्टेटमेंट्स की बात की कौन सा स्टेटमेंट्स गलत जा रहा है, ठीक ना। तो यह एक सदिश राशि है, यही भाई गलत हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे ना, यह एक सदिश राशि है मेरे भाई, ये गलत जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा, इट इज नॉट वेक्टर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आगे बात करेंगे 48 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, क्या भैया अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो भूकंपीय तरंगों को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। भूकंपीय तरंग इस तरंगे क्या होगा भैया, यहाँ पे इस तरंगे, ठीक है। भूकंपीय तरंगे इस तरंगे का आप लोग सही कर लीजिएगा, ये अनुप्रस्थित तरंग का उदाहरण माना जाता है। और आप लोग भी यहाँ पे इस वेव्स इन अर्थक्वेक्स को सही कर लीजिएगा। 49 प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अपक्रिया और कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, तो आप लोग गामा किरण को सही कर लीजिएगा। क्या होगा फ्रेंड्स, गामा किरण को सही आप लोग कर सकते हैं ना, गामा रे इज राइट आंसर। और लास्ट प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, देखिएगा कि भू राजस्व वसूलने वाले महालवाड़ी व्यवस्था को क्या बोला जाता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, भू राजस्व वसूलने वाले जो महाल वाड़ी व्यवस्था उसको बोला जाता था, क्या लागू मतलब लागू किया गया था किसके द्वारा, तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। बहुत मस्त बहुत शानदार सा प्रश्न है कि भू राजस्व वसूलने हेतु महाल वाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, किसने लागू किया था, हॉल्ट मैकेंजी किया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही कर लीजिएगा। तो ये बहुत प्यारा सा प्रश्न था भाई, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे भाई इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में इसी टाइप के ऐसे प्रश्नों के साथ, तो आज के लिए थैंक यू।